इंटरनेशनल सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई। बुलेटिन में बात होगी कांग्रेस के चुनाव आयोग पर बड़े हमले की, तेजस्वी यादव के बड़े खुलासे की। देखेंगे एसआईआर पर चर्चा से क्यों डर रही है मोदी सरकार। उत्तराखंड पंचायत चुनाव में बीजेपी की बुरी हार को जानेंगे कैसे बीजेपी के सीनियर नेता ने ही खोली मोदी सरकार की पोल। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। केरल की दोनों ननों को मिली जमानत। बिलासपुर एनआईए कोर्ट का फैसला, धर्मांतरण के आरोप में किया गया था गिरफ्तार। सीजेआई बीआर गवई का बड़ा बयान, अंबेडकर के सिद्धांतों को आत्मसात करने के लिए छात्रों को किया प्रेरित। बोले महिला सशक्तिकरण ही डॉक्टर अंबेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि। पूर्व जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना को उम्र कैद की सजा, महिलाओं के शोषण केस में ठहराया गया था दोषी। बेंगलुरु की स्पेशल कोर्ट ने सुनाया फैसला। कंगना रनौत को हाई कोर्ट से झटका, किसान आंदोलन के वक्त किया था ट्वीट, महिला किसान पर की थी अपमानजनक टिप्पणी, मामला रद्द करने की याचिका खारिज। Enter your address and... ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। चुनाव आयोग और मोदी सरकार पर राहुल गांधी ने अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। एक दिन पहले राहुल गांधी ने ऐलान किया था कि मोदी की सत्ता जाएगी तो जिन्होंने भी गड़बड़ी की है उनका हिसाब होगा। अगर वो लोग रिटायर भी हो जाएंगे तो भी उन्हें खोज निकालेंगे। और अब राहुल गांधी ने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। तो क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, देखिए इस रिपोर्ट में। राहुल गांधी ने कहा है कि 2024 के चुनाव में धांधली से बीजेपी की जीत हुई है। करीब 100 सीटों पर धांधली हुई। बीजेपी की जीत के लिए इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है। राहुल गांधी ने कहा कि भारत का इलेक्शन सिस्टम जिंदा नहीं रहा है। हम आने वाले कुछ दिनों में आपको साबित कर देंगे कि लोकसभा चुनाव में कैसे धांधली हो सकती है और हुई भी। दिल्ली के विज्ञान भवन में कांग्रेस पार्टी के एनुअल लीगल कॉन्क्लेव में बोलते हुए राहुल ने कहा कि मुझे हमेशा से शक था कि इसमें कुछ गड़बड़ है। 2014 से ही मुझे 2022 गुजरात विधानसभा चुनाव में भी शक था। किसी एक पार्टी की लैंडस्लाइड विक्ट्री का ट्रेंड शक पैदा करता है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात में एक भी सीट नहीं मिलती। ये मेरे लिए आश्चर्य की बात थी। जब भी हम बोलते थे तो लोग कहते थे सबूत कहाँ है। फिर महाराष्ट्र में कुछ हुआ, लोकसभा चुनाव में हम जीत गए और फिर 4 महीने बाद हम न सिर्फ हारे बल्कि पूरी तरह से खत्म हो गए। 3 मजबूत पार्टियां अचानक गायब हो गई। हमने चुनावी धांधलियों की गंभीरता से जांच शुरू की। हमें महाराष्ट्र में ये पता चला लोकसभा और विधानसभा चुनावों के बीच 1 करोड़ नए मतदाता सामने आते हैं। इनमें से ज्यादातर वोट बीजेपी को जाते हैं। अब मैं बिना किसी संदेह के कहता हूं कि हमारे पास सबूत है। हमारे पास ऐसे सबूत हैं जो बताते हैं कि चुनाव आयोग है ही नहीं। भारत के पीएम के पास बहुत कम बहुमत है। अगर 10 से 15 सीटों पर भी धांधली नहीं होती तो मोदी भारत के प्रधानमंत्री भी नहीं होते। राहुल गांधी ने दावा किया कि एक लोकसभा क्षेत्र में हमने मतदाता सूची की जांच की और पाया कि 6.5 लाख मतदाताओं में से 1.5 लाख मतदाता फर्जी थे। राहुल ने कहा कि हम इसे साबित करने जा रहे हैं। हमारे पास अब डेटा है। लोकसभा चुनाव में धांधली हो सकती है और धांधली हुई भी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा कि महाराष्ट्र चुनाव में धांधली हुई थी। बीजेपी को संविधान से परेशानी है। वो संविधान से धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द हटाने की कोशिश में है। अगर बीजेपी को 400 सीट मिल जाती तो वो संविधान भी बदल देते। कांग्रेस के बयानों से चुनाव आयोग घिर गया है। विपक्ष चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर हमलावर है। इस बीच बिहार में चुनाव आयोग ने नई मतदाता सूची का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा दावा किया है, जिसने सियासी गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। तो क्या दावा किया तेजस्वी यादव ने, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर सियासी विवाद के बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बड़ा दावा किया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का नाम वोटर लिस्ट से कट गया है। उन्होंने कहा बीएलओ आई थी और हमारा सत्यापन करके गई है, फिर भी मतदाता सूची में नाम नहीं है। वहीं जब उनसे पूछा गया कि आपकी पत्नी का वोटर आईडी कार्ड बना है या नहीं, तो उन्होंने कहा कि जब मेरा ही नहीं बना तब मेरी पत्नी का कैसे बन जाएगा। उन्होंने आयोग से सवाल किया कि अब मैं चुनाव कैसे लड़ूंगा। मैंने गणना प्रपत्र भरा था, जो प्रक्रिया है उसके तहत चेक करने पर मेरा नाम नहीं आ रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने अपना वोटर आईडी कार्ड जारी किया। मीडिया के सामने तेजस्वी ने वोटर लिस्ट में अपना नाम देखने के लिए एपिक नंबर डाला, जिसके रिजल्ट में लिखा आया नो रिकॉर्ड्स फाउंड। तेजस्वी ने ये पूरी प्रोसेस स्क्रीन पर दिखाई, जिसके बाद तेजस्वी ने कहा हमारे सवाल से ईसी बच क्यों रहा है, ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं रख रहे हैं, ईसी बूथ वाइज लिस्ट पॉलिटिकल पार्टी को दे
आपत्ति दर्ज करने की समय सीमा को बढ़ाया जाए। इसके लिए सिर्फ 7 दिनों का वक्त दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले। उनसे हमारी मांग है कि ईसी से पूरी जानकारी मांगी जाए। ये तानाशाही है, लोकतंत्र नहीं है। हम चुनौती देते हैं ज्ञानेश कुमार जी, अगर आपने ट्रांसपेरेंसी रखी है तो हमारे सवालों का जवाब दीजिए। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि चुनाव आयोग धांधली कर रहा है, ये गोदी आयोग बन गया है। 2 गुजराती जो कुछ भी कहेंगे वो चुनाव आयोग गोदी आयोग करेगा। नहीं, गुंडी आयोग। एसएन त्यागराजन ने तेजस्वी यादव के दावे को ये गलत चोरों बताया। बेगा लेकिन था। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या तेजस्वी यादव के खिलाफ कोई बड़ी साजिश हो रही है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या तेजस्वी चुनाव नहीं लड़ हाईजैक पाएंगे? हाउस। तो सवाल मोदी सरकार पर भी बना हुआ है कि क्या वो EVM एसआईआर स्कैम। के मुद्दे पर चर्चा से बच रही है, क्योंकि विपक्ष लंबे वक्त से इस मुद्दे पर सरकार से चर्चा की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार इससे बचती हुई दिखाई दे रही है। अब सरकार की तरफ से इसे लेकर एक दलील दी गई है, जिसे लेकर रंगा सरकार का बिल्ला कहना है टेररिस्ट। कि इस वजह से अल्या एसआईआर के मुद्दे मल्या। पर चर्चा नहीं हो सकती। तो क्या है वो दलील जिसका सरकार ने दिया है हवाला? जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग की विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की प्रक्रिया ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। 1 अगस्त को ड्राफ्ट चोरी वोटर बनी। लिस्ट जारी होने के बाद विपक्ष ने इस मुद्दे को संसद में उठाने की मांग तेज कर दी है। विपक्ष का आरोप है कि एसआईआर के जरिए अल्पसंख्यकों, दलितों और प्रवासियों के मताधिकार मोदी को कलाक दबाने मारा की चाले कोशिश हो उन्हें, रही है। वो गश्त। कांग्रेस, आरजेडी समेत इंडिया गठबंधन के सांसदों ने संसद के मॉनसून सत्र में लगातार प्रदर्शन किया, चर्चा की मांग की, लेकिन सरकार ने चर्चा से साफ इनकार कर आए चोर दिया। सब संसदीय अमित शाह, कार्य मंत्री गुंडों किरण से, रिजिजू ने गुंडागर्दी। पूर्व लोकसभा स्पीकर बलराम जाखड़ के उस फैसले का हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि चुनाव आयोग के प्रशासनिक कार्यों पर संसद में चर्चा नहीं हो सकती। रिजिजू ने जोर देकर कहा कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है और एसआईआर इसका नियमित कार्य है। सरकार की दलील है कि विपक्ष की मांग नियमों के खिलाफ है और ऑपरेशन सिंदूर जैसे मुद्दों को प्राथमिकता दी जाएगी। अब सरकार की इस दलील से विपक्ष का वो दावा और पुख्ता होता हुआ दिख रहा है जिसमें वो सरकार पर इस मुद्दे पर चर्चा कराने से बचने के आरोप लगा रहा है। जानकारों का भी मानना है कि मोदी सरकार इस मुद्दे पर विपक्ष से बचने के लिए बहाने बना रही है, क्योंकि जब मॉनसून सत्र के पहले हफ्ते में विपक्ष ने लगातार एसआईआर पर विरोध जताते हुए सरकार से चर्चा की मांग की तो सदन बार-बार स्थगित होता रहा और अब सरकार ये कहकर बचती हुई दिख रही है कि इस पर चर्चा नहीं हो सकती, जिसे लेकर इस मुद्दे पर सरकार की मंशा पर सवालिया निशान खड़े हो गए। तो साथ ही विपक्ष के चुनाव आयोग और सरकार पर लगाए हुए आरोप और भी पुख्ता होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर सरकार एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा से बचती रही तो विपक्ष कोई बड़ा कदम भी उठा सकता है जिससे सरकार की मुश्किलें और बढ़ सकती है। एसआईआर पर चर्चा होती है तो सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो वहीं उत्तराखंड में बीजेपी मुश्किल में आ गई है। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव के नतीजों ने बीजेपी को करारा झटका दिया है। राज्य में बीजेपी की सरकार है और ये माना जाता है कि पंचायत चुनाव हमेशा सरकार के पक्ष में ही जाते हैं, लेकिन उत्तराखंड में जो नतीजे सामने आए हैं उसके बाद कहा जा रहा है कि राज्य में बीजेपी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तो क्या रहे पंचायत चुनाव के नतीजे और क्यों बीजेपी दिखाई दे रही है टेंशन में? जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में हरिद्वार को छोड़कर बाकी की 12 जिलों के 358 पंचायत सदस्यों के चुनाव के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। चुनाव नतीजों में राज्य की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को करारा झटका लगा है, क्योंकि पंचायत चुनाव को लेकर आमतौर पर ये माना जाता है कि सत्ताधारी दल के पक्ष में ही ये नतीजे आते हैं। लेकिन उत्तराखंड में पिछले 1 साल से चाहे वो विधानसभा उपचुनाव हो या फिर कोई दूसरा चुनाव, हर बार सत्ताधारी दल के खिलाफ ही जनता का रुझान दिखाई दिया है। राज्य की जिला पंचायत सीटों के जो नतीजे घोषित किए गए हैं उसमें कांग्रेस को 138 और बीजेपी को 127 सीटों पर जीत मिली है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि बीजेपी ने 315 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, जबकि कांग्रेस ने 198 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और उसके करीब 75% उम्मीदवार चुनाव जीतने में कामयाब रहे। जिला पंचायत सदस्यों के अलावा 2974 खंड विकास परिषद सदस्यों और 7499 पंचायत प्रधानों के लिए भी चुनाव हुए, जिनके नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। इसमें भी कांग्रेस को बड़ी जीत मिली है, लेकिन ये चुनाव गैर दलीय आधार पर हुए थे। ऐसे में बीजेपी की तरफ से भी अपनी जीत का दावा किया जा रहा है। चुनाव नतीजों से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सवालों में घिर रहे हैं। वो अपने गृह जिले चमोली में भी बीजेपी को जिताने में कामयाब नहीं रहे। चमोली बीजेपी अध्यक्ष गजपाल बर्थवाल भी हार का सामना करने वालों में शामिल है। कांग्रेस को मिली जीत पर पार्टी नेता सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि ये हमने न केवल ग्रामीण इलाकों में बल्कि शहरी इलाकों में भी भारी बढ़त हासिल की है। देहरादून में कुल 30 में से 12 सीटें कांग्रेस उम्मीदवारों ने जीती, जबकि 4 कांग्रेसी पृष्ठभूमि से हैं। बीजेपी को सिर्फ 7 सीटें मिली हैं। धस्माना ने कहा कि कांग्रेस को गढ़वाल और कुमाऊं दोनों क्षेत्रों में बढ़त मिली है।
हम 12 में से 8 से 10 जिलों में जिला पंचायत बोर्ड बनाएंगे। बीजेपी टेंशन में दिखाई दे रही है तो मोदी सरकार की उसके अपने ही नेता ने टेंशन बढ़ा दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर 25% टैरिफ वाले फैसले पर विपक्ष तो मोदी सरकार को घेर ही रहा है और अब बीजेपी के सीनियर नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी इस मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरने का काम किया है। स्वामी ने तंज कसते हुए विश्व गुरु के दावे को विश्व बुद्धू बताया है। ऐसे में मोदी सरकार दो तरफा घेर है। तो और क्या कुछ कहा स्वामी ने, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। अमेरिका की तरफ से भारत पर लगाए गए 25% टैरिफ शुल्क के फैसले पर जहां विपक्ष मोदी सरकार को घेर ही रहा है, तो अब वहीं बीजेपी के सीनियर नेता और पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। स्वामी ने अपने हालिया एक्स पोस्ट में पीएम मोदी को कमजोर करार देते हुए दावा किया है कि अमेरिका और चीन मिलकर भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निशाना बना रही हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि एक तरफ चीन भारत में घुसपैठ कर चुका है और उधर अमेरिका ने भारत पर 25% आयात शुल्क लगा दिया है, जो भारत की कथित विश्व गुरु वाली छवि को धूमिल कर रहा है। स्वामी ने सवाल उठाया कि क्या मोदी सिर्फ कोई आया नहीं वाला राग अलापते रहेंगे। दरअसल बीबीसी की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगाए गए शुल्क ने भारत अमेरिका व्यापार वार्ता को प्रभावित किया है और इससे भारत की जीडीपी 0.2% तक प्रभावित हो सकती है। साथ ही चीन के साथ लद्दाख सीमा विवाद 2020 से तनावपूर्ण बना हुआ है। यानी विपक्ष तो पहले ही विदेश नीति के मुद्दे पर सरकार को घेर ही रहा था और अब स्वामी के बयान ने मोदी सरकार को दो तरफा घेरने का काम किया है। हालांकि बीजेपी ने अभी तक इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन स्वामी की तरफ से इस बयान के आने के बाद ये मुद्दा और तूल पकड़ रहा है, जिसे लेकर मोदी सरकार की अंदर और बाहर दोनों जगह काफी किरकिरी हो रही है। सरकार पर सवाल खड़े कर रही है। सुब्रमण्यम स्वामी के बाद अब नितिन गडकरी का बड़ा बयान आया है। उनके बयान को सीधे मोदी सरकार से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसे लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या गडकरी और मोदी सरकार के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो ऐसा क्या कह दिया नितिन गडकरी ने जिसे लेकर उठने लगे सवाल, जानेंगे इस रिपोर्ट में। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी अक्सर ही अपनी बेबाकी को लेकर चर्चा में बने रहते हैं और अब उनके एक और बयान की वजह से वो एक बार फिर चर्चा में हैं और उनके इस बयान को मोदी सरकार से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल एक पुरस्कार समारोह में शामिल होने पहुंचे नितिन गडकरी ने कहा कि राजनीति में झूठ बोलना या चापलूसी करना जरूरी नहीं है। गडकरी ने साफ किया कि नेताओं को आत्मविश्वास के साथ सच बोलना चाहिए। उन्होंने कहा, अगर कुछ अच्छा है तो उसे अच्छा पार्टी वालों को काटी में एक मीट में देखा थे। ये अब मोदी कलाक मारने चाले हो नहीं। राजनीति में सिर्फ झूठ बोला जाता है या फिर चापलूसी की जाती है। गडकरी ने आगे कहा कि लोकसभा चुनाव प्रचार में मैंने वोटरों से साफ कहा कि मैं मुफ्त की चीजें नहीं दूंगा, ना ही जाति समुदाय की आड़ में वोट मांगूंगा। मैं सभी के लिए काम करूंगा, फिर चाहे वोट मिले या ना मिले। गडकरी की ये टिप्पणी विपक्ष के उस दावे को और पुख्ता करती है जिसमें वह मोदी सरकार पर जनता से किए वादों को पूरा न करने और झूठी बयानबाजी का आरोप लगाता है। बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब गडकरी ने ऐसा बयान दिया हो जिसे मोदी सरकार से जोड़कर देखा जा रहा है। हाल ही में गडकरी ने कहा था कि जो नेता सिर्फ वादे करते हैं और काम नहीं, उन्हें जनता सबक सिखाती है। इस बयान को भी मोदी सरकार की नीतियों पर अप्रत्यक्ष टिप्पणी माना गया और अब एक बार फिर गडकरी की इस हालिया टिप्पणी ने बीजेपी के अंदर हलचल पैदा कर दी है। सवाल उठता है कि गडकरी आखिर ऐसे बयान क्यों देते हैं? क्या उनके और सरकार के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, या वो वाकई परोक्ष यानी इनडायरेक्ट तरीके से इशारों में मोदी सरकार को समय समय पर आईना दिखाने का काम करते हैं? खैर, वजह जो भी हो, लेकिन इस वक्त गडकरी की ये टिप्पणी काफी सुर्खियां बटोर रही है। चर्चा है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है तो अमेरिका और रूस के बीच हालात बेहद तनावपूर्ण बन गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो अब तक तो रूस को धमकियां ही दे रहे थे, लेकिन अब उन्होंने रूस के खिलाफ अपनी न्यूक्लियर सबमरीन भी उतार दी है, जिस पर रूस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और अब दोनों देश परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। तो क्या अमेरिका रूस में छिड़ेगी परमाणु जंग? क्या है मौजूदा हालात, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। अमेरिका और रूस जंग की ओर बढ़ रहे हैं और इस बार ये जंग केवल मिसाइल और ड्रोन से नहीं लड़ी जाएगी, बल्कि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल भी हो सकता है, क्योंकि पहले तक तो दोनों देश एक दूसरे को परमाणु हथियारों की चेतावनी ही दे रहे थे, लेकिन अब अमेरिका एक्शन में आ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 न्यूक्लियर सबमरीन पानी में उतार दी। ट्रंप ने कहा कि ये कदम एहतियात के तौर पर उठाया गया है ताकि अगर ये मूर्खतापूर्ण और भड़काऊ बयान केवल शब्दों तक सीमित न रहे तो हम तैयार रहें। शब्दों का बहुत महत्व होता है और कई बार ये अनजाने में गंभीर नतीजों की तरफ ले जा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस बार ऐसा नहीं होगा। दरअसल रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने अमेरिका को धमकी देते हुए कहा था कि रूस के पास आज भी यूएसएसआर के परमाणु हथियार हैं, जिसके बाद अब ट्रंप ने ये कदम उठाया है।
इसके बावजूद रूस के तेवरों में कोई बदलाव आता नहीं दिख रहा। रूस की तरफ से भी चेतावनी दे दी गई कि अमेरिकी परमाणु पनडुब्बियां उसके निशाने पर हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी संसद ड्यूमा के सदस्य विक्टर वोडोलात्स्की ने कहा कि दुनिया के महासागरों में रूसी परमाणु पनडुब्बियों की संख्या अमेरिकी पनडुब्बियों से कहीं ज्यादा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने जिन पनडुब्बियों को उपयुक्त क्षेत्र में भेजने का आदेश दिया है वे पहले से ही हमारी निगरानी में है। अमेरिकी पनडुब्बियां हमारे निशाने पर हैं, जिसके बाद दोनों देशों में परमाणु युद्ध की आशंका तेज होती जा रही है, जिसे लेकर पूरी दुनिया चिंतित दिख रही है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। तेजस्वी यादव ने जहां लाइव में ये बताया कि उनका नाम और नंबर जब डालने पर वोटर लिस्ट में जवाब आता है कि नो रिकॉर्ड अवेलेबल। अब इसका जवाब इलेक्शन कमीशन चाला सर्कस इलेक्शन बोगस कमीशन ने आइटम भी दे दिया और उसने बताया है कि राजीव कुमार 416 ज्ञानेश नंबर कुमार पर बद्दा आपका नाम मौजूद है तेजस्वी जी, आप जाकर के चेक कर लीजिए। बोगस आइटम। चलिए, किसी तरह से तेजस्वी यादव तो अब अपना चुनाव लड़ ही लेंगे, लेकिन उन 65 लाख वोटरों का क्या होगा? चुनाव आयोग देश ये गलत हाथों में बताइए, चला गया है, जिनके पास इसका में रिजल्ट गलत आएगा। कहने के लिए सारे कागजात वोटर डालने के लिए मौजूद हैं और वो कई बार भी वोट इसी आधार पर डाल चुके हैं। देश 7 उनको साल में आपने खत्म हो जाएगा। वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया है। अब उनके बारे में क्या होगा? वो किस नंबर पर मौजूद है?